नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक अरहुल, पाठ नंबर 3 शिक्षा आज की आवश्यकता नामक पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर को पढ़ेंगे। इसके बाद भाषा की बात में हम लोग भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसका जवाब किस प्रकार से है। तो चैप्टर नंबर 3 है शिक्षा आज की आवश्यकता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। लिखा गया है प्रश्न नंबर संकेत गद्यांश को, क्या लिखा है? संकेत गद्यांश को पाठ में से पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प के सामने चुनिए। करा संकेत गद्यांश को पाठ में से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्या है? संकेत गद्यांश क्या है? संकेत गद्यांश को पाठ में से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो संकेत गद्यांश है, गद्यांश में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है शिक्षा आज की आवश्यकता, उस पाठ्य पुस्तक को, उस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए एक एक प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न वर्ग के छात्रों को सरकार द्वारा निम्न वर्ग के छात्रों को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है? क्या रहा है कि निम्न वर्ग के छात्रों को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन है। नंबर 1 है सामाजिक, नंबर 2 है राजनैतिक और नंबर 3 है आर्थिक। तो इन तीनों विकल्पों में से विकल्प नंबर ग आपका सही हो जाएगा कि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। कौन सी सहायता? आर्थिक सहायता। आर्थिक के अंतर्गत धन से रिलेटेड है, अर्थ से है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा किस कक्षा तक दी जा रही है? निःशुल्क शिक्षा किस कक्षा तक दी जा रही है? यहाँ पे कह रहा है शिक्षा जो सरकार दे रही है निःशुल्क, बिना कोई फीस लिए, बिना कोई शुल्क लिए, कौन सी कक्षाओं तक दी जा रही? इसके लिए 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है मिडिल, सेकंड है प्राथमिक और थर्ड है सेकेंडरी स्कूल तक। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। प्राथमिक स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। किस स्कूल तक? प्राथमिक स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। कह रहा है अच्छे से अच्छे विद्यालय, कह रहा है अच्छे से अच्छे विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए क्या प्रावधान है? कह रहा है अच्छे विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर, अच्छे विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए
बच्चों के दाखिले के लिए क्या प्रावधान है। कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए क्या प्रावधान है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख लें सबसे पहले आप लोग कि दिया गया है मुफ्त किताबें मुफ्त में हैं। नंबर 2 है सीटें आरक्षित हैं और नंबर 3 है फीस नहीं है। तो कह रहा है अच्छे विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले के लिए क्या प्रावधान है। इसके लिए आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किताबें मुफ्त में हैं, सीटें आरक्षित हैं, फीस नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। सीटें आरक्षित हैं। क्या है? सीटें आरक्षित हैं। तीखा नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सरकार क्या प्रदान करती है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सरकार क्या प्रदान करती है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, किताबें, वर्दी, दोनों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा कि सरकार किताबें और वर्दी दोनों ही प्रदान कर रही हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पाठ के अनुसार। किसके अनुसार? पाठ के अनुसार उचित वाक्यों पर सही तथा अनुचित वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या है प्रश्न? पाठ के अनुसार उचित वाक्यों पर सही तथा अनुचित वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले दिया गया है कि शिक्षा देश के विकास में भी सहायक है। शिक्षा देश के विकास में सहायक है। तो इसमें सही और गलत का चिन्ह हमें लगाना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा देश के विकास में सहायक है। तो ये कथन आपका सत्य है, तो इसमें सही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है हमारी सरकार शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। तो आगे और देखें आप लोग कि हमारी सरकार शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही है। तो ये क्वेश्चन गलत है, जबकि सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। और देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 3, 5 साल से 15 साल तक की 5 साल से 15 साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। क्या क्या कह रहा है? 5 साल से 15 साल तक आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट है, लेकिन इसमें थोड़ा से आपके टेक्स्ट बुक में ही पहले से मिस्टेक आया था, जो मैंने करेक्शन करा दिया था। 6 से 14 साल होता है, जबकि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? 5 से 15। तो उसको आप करेक्शन करके सही कर लेंगे। और टेक्स्ट बुक के आधार पे तो ये 5 से 15 सही है, लेकिन ये 5 से 15 ये सरकार द्वारा माना नहीं गया है, बल्कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा और उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। शिक्षक दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि ये सही है कि गलत है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो यहाँ लिखा क्या है? 15 सितंबर। तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राधाकृष्णन
स्वतंत्र भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बहुवैकल्पिक प्रश्न और कुछ सही और गलत प्रश्नों का उत्तर पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 की भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है निपात। निपात किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा से हम लोग जान लेते हैं। वो निपात होता क्या है और कहाँ प्रयोग होता है, कहते किसे हैं। निपात जिन शब्दों से हमारी बात में बल पैदा हो उन्हें हम क्या कहेंगे, निपात शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात शब्द। जिन शब्दों से हमारी बात में बल पैदा हो उन्हें निपात कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण भी हैं। भी, तो, तक, मात्र। जैसे देखिए एक सामान्य उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए तो शायद समझ में आ जाए। जैसे कहा जाए आपको पुस्तक पढ़नी है। आपको पुस्तक पढ़नी है एक सामान्य वाक्य है, लेकिन इसमें यदि हम निपात का प्रयोग करें तो हो जाएगा आपको पुस्तक पढ़नी ही है। ही शब्द क्या है, निपात है। पूरे वाक्य का जोर जिन वर्णों पर, जिन शब्दों पर पड़ेगा वही निपात कहलाएगा। सीधी सीधी परिभाषा है कि वाक्य बोलते समय संपूर्ण वाक्य का प्रभाव जिन वर्णों पर पड़ेगा उसे हम निपात कहेंगे। जैसे मैंने बताया आपको पुस्तक पढ़नी ही है। ही क्या है, निपात है। पूरे वाक्य का जोर ही के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इसे निपात कहा गया है। तो निपात से संबंधित कुछ उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसे देख लें। करा निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति निपात शब्दों से कीजिए। तो आपको उदाहरण तो समझ में आ गया होगा शायद। तो देखिए करा है आपके निपात को मैंने बताया भी, तो, तक, मात्र, ही, इस प्रकार के निपात होते हैं। और निपात की परिभाषा से स्पष्ट है, वाक्य को पूरा करते समय जब किसी एक शब्द या एक वर्ण पर जहाँ जोर दिया जाए वो निपात कहलाता है। तो देखिए कह रहा है परीक्षा में डैश डैश 2 दिन शेष हैं। तो इसके अंतर्गत हमें 2 दिन शेष हैं, तो हमें निपात शब्द का प्रयोग करना है। तुम निपात शब्द का प्रयोग करेंगे तो परीक्षा में मात्र 2 दिन शेष हैं। मात्र 2 दिन शेष है। मात्र क्या हो गया, निपात शब्द है। इस पर सारे वाक्यों का जोर मात्र पर ही पड़ रहा है, इसे हम निपात कहेंगे। इसके अतिरिक्त भी निपात होते हैं, जो सुटेबल यहाँ पे बैठेंगे उनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। परीक्षा में केवल 2 दिन शेष हैं। परीक्षा में केवल 2 दिन शेष हैं। केवल क्या है, निपात है। तो आप लिख करके हम दोनों लिख सकते हैं, मात्र केवल 2 दिन शेष हैं। दोनों निपात शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक बार में एक ही निपात का प्रयोग होगा, या तो मात्र या केवल। नेक्स्ट देखिए, तुम अभी डैश डैश यहीं खड़े हो। तुम अभी डैश डैश यहीं खड़े हो। इसको हमको निपात शब्द के द्वारा पूरा करना है। इसके लिए भी 2 निपात शब्दों को हम लेकर के आए। पहला तो है तक। तुम अभी तक यहीं खड़े हो। तक जो है निपात है। संपूर्ण वाक्य का अर्थ इसी पे पड़ रहा है, तक पर। तुम अभी तक यहीं खड़े हो। और दूसरा निपात है भी। तुम अभी भी यहीं खड़े हो। तो इन दोनों निपातों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो, चाहे तक का चाहे भी का। नेक्स्ट है कि उसे आज डैश डैश आना पड़ेगा। उसे आज आना पड़ेगा। इसमें एक निपात का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे आज ही आना पड़ेगा। उसे आज ही आना पड़ेगा। और दूसरा निपात का प्रयोग करते हैं तो उसे आज भी आना
पड़ेगा। तो दोनों जो वर्ण हैं, जिस वर्ण पर अधिक जोर दिया जाएगा वही निपात कहलाएगा, जिस पर संपूर्ण पद का प्रभाव रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 4, यह डैश 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 वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो देखिए इसमें निपात का प्रयोग होगा, यह तो वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो ये आपका एक क्लियर हो गया कि तो शब्द जो है इसमें तो जो है निपात है, क्योंकि संपूर्ण पद का, संपूर्ण वाक्य का प्रभाव तो पर ही पड़ रहा है। नेक्स्ट है यह भी करके देख लो। यह डैश डैश करके देख लो, यहाँ निपात शब्द का प्रयोग होगा, यह भी करके देख लो। तो यहाँ पे भी शब्द जो है आपका निपात के अंतर्गत आता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा निपात शब्द जो है जब किसी वाक्य का पूरे अर्थ का पूरा भाव किसी एक शब्द पर पड़ता है प्रभाव, तो उसे हम निपात कहते हैं। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में पहले से ही परिभाषा दी गई है, जब किसी पद या किसी वाक्य को पूरा करते समय किसी एक पद या एक शब्द पर या एक वर्ण पर जब जोर दिया जाता है, तो ऐसे जिन वर्णों पर जोर दिया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। तो आइए कुछ अन्य उदाहरण दूसरी विस्मय आदि बोधक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कुछ शब्द हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं, वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक की परिभाषा दे रहा है, कुछ शब्द हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जिसमें कुछ मनोभाव इस प्रकार है, शोक है, विस्मय है, घृणा है, तिरस्कार, चेतावनी आदि ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं, विस्मयादि बोधक भाव हैं जो कि हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो आगे देखिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो उनको हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विस्मय आदि बोधक शब्दों को पढ़कर उनमें निहित भाव मनोभावों को लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विस्मय आदि बोधक शब्दों को पढ़कर उनमें निहित मनोभावों को लिखिए। तो देखिए आप लोग, कह रहा है वाह क्या छक्का मारा। वाह वाह, यहाँ विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा और शब्द भी लिखा है। वाह शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा करना। फिर दूसरे नंबर पे है उफ इतनी गर्मी है। उफ इतनी गर्मी है। तिरस्कार, उफ माने होता है क्या? तिरस्कार। उफ तिरस्कार। उफ जो शब्द है उर्दू भाषा का है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है तिरस्कार। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर हाय। हाय के बाद जो चिन्ह लगा है विस्मय बोधक का चिन्ह है। बेचारा गिर पड़ा। हाय बेचारा गिर पड़ा। तो हाय शब्द का अर्थ है शोक। क्या है? शोक। हाय माने शोक। क्वेश्चन नंबर 4 सावधान। इसके बाद विस्मय बोधक का चिन्ह है, आगे गहरा गड्ढा है। सावधान, आगे गहरा गड्ढा। सावधान शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। क्या है? चेतावनी। नेक्स्ट है सावस के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह। तो सावस शब्द का अर्थ हमें लिखना है तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सावस तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सावस का भी होगा प्रशंसा, वाह का भी होगा प्रशंसा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द
और प्रत्यय अलग कीजिए। तो मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने से पहले हम लोग देखेंगे मूल शब्द किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग फिर से देख लेते हैं कि मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है और इनका प्रयोग किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे उपसर्ग भी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ जब समझेंगे तो हम लोगों को इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग क्या करता है, किसी शब्द के पहले लगता है उसके अर्थ को बदल देता है। उसकी शर्त ये होती है जिस शब्द के पहले लगेगा, जिस मूल शब्द के पहले लगेगा उस मूल शब्द का पहले से एक अर्थ होना चाहिए, वरना उपसर्ग का वहाँ प्रयोग नहीं हो पाएगा। और प्रत्यय क्या करता है, किसी शब्द के या किसी मूल शब्द के पीछे लगता है और पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। परिभाषाएं तो आपको याद हो जाती हैं, लेकिन भ्रम ये होता है कि प्रत्यय पहले होता है उपसर्ग पहले होता है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ध्यान से सुन लें। जब आप लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ते हैं तो उसमें पहले अ आ ई उ ऊ इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा अ के बाद आ आया, आ के बाद फिर ई के बाद बड़ी, ऊ के बाद बड़ा ऊ आया। तो आपने देखा ऊ पहले आ गया, उपसर्ग इसलिए पहले लगेगा। ऊ पहले आया है तो इसलिए उपसर्ग पहले लगेगा। और प्रत्यय प फ ब य र, तो प जो है व्यंजन वर्ण है और लास्ट में आता है, र भी लास्ट में आता है, इसलिए प्रत्यय पीछे लगेगा। ये ट्रिक आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो आपके परिभाषाओं में भ्रम नहीं होगा कि उपसर्ग पहले लगता है क्योंकि वो पहले आता है और प बाद में आता है, र बाद में आता है, इसलिए प्रत्यय बाद में लगेगा। तो दोनों परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए आपकी इस नोट में एक परिभाषाएं लेकर के हम आए हैं, उसको देखें। करा है प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। शब्दों के अंत में लगकर, शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मैंने एक परिभाषा आपको सीधी सीधी बताई है, किसी भी शब्द के अंत में कोई शब्दांश लग जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो भी परिभाषाएं आप याद रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो आइए उदाहरण देख लें। शब्द आपका है सफल। सफल में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं ता तो हो जाता है इसका सफलता। क्या बनता है, सफलता बन जाता है। नेक्स्ट है बन शब्द है। बन शब्द है, इसमें हम आवट प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है, देखिए बनावट बनता है शब्द और इसका अर्थ अलग हो जाता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं बनावट का निर्माण करते हैं और बनावट शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर दिया गया अर्थ। अर्थ अर्थ माने होता है धन, और इसके साथ हम क्या करते हैं, इक प्रत्यय को जोड़ते हैं। इक प्रत्यय को जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्थिक। क्या होगा, आर्थिक। आर्थिक हो जाएगा। पहले तो अर्थ ही था, इक प्रत्यय इसके साथ जोड़ दिया तो आर्थिक बन गया। नेक्स्ट है गुण के साथ वान जोड़ा तो क्या बन गया, गुणवान, और गुणवान बन गया तो इसका अर्थ अलग हो गया। तो आइए अब प्रत्यय के प्रकार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक तो है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से? एक कृत प्रत्यय, दूसरा
तद्धित प्रत्यय। तो दोनों को बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो कृत प्रत्यय देखें, करा जो प्रत्यय धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। मूल धातु के साथ, मूल शब्दों के साथ लग जाएं और लगने के बाद संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से देख लें, जो प्रत्यय धातु के साथ, धातु माने मूल शब्द के साथ लगकर संज्ञा माने नाउन और विशेषण बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खिल प्लस औना, खिल प्लस औना प्रत्यय है तो दोनों मिलकर के क्या बना, खिलौना। सज प्लस आवट, सज क्या है, धातु है, मूल शब्द है और इसमें आवट प्रत्यय लगाया तो बन गया सजावट। तो आइए कुछ कृत प्रत्यय से निर्मित शब्दों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण करता है। आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय से बना है लड़ाई, चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई। इस प्रकार से आपके इन प्रत्ययों के संयोग से शब्दों का निर्माण हुआ है। तो देखें, फिर है आ प्रत्यय, आ प्रत्यय से चला, सोचा, देखा। आहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, घबराहट, ये क्या है, प्रत्यय है आहट। ये मूल शब्द के साथ लग करके नए शब्दों का निर्माण किया। ना प्रत्यय लेन, देन, चलन, ये सब प्रत्यय से युक्त शब्द हैं। आवट, बनावट, रुकावट, सजावट। फिर है ना प्रत्यय पीना, खाना, चलना। तो इस प्रकार से आपके ये तद्धित प्रत्यय थे, कृत प्रत्यय थे। कृत प्रत्यय के बाद आता है दूसरे नंबर पे तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार बताया मैंने, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लग करके संज्ञा और विशेषण का निर्माण करता है। किसका, संज्ञा और विशेषण का निर्माण करता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं के साथ लग करके संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण तद्धित प्रत्यय के भी देख लेते हैं। गुजरात प्लस ई हो जाता है क्या, गुजराती। बच्चा प्लस पन, बच्चा प्लस पन बराबर होता है बचपन। बुरा प्लस ई बुराई। इस प्रकार से कुछ प्रत्यय और दिए गए हैं कि जो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय से निर्मित शब्द है भूखा, प्यासा, ठंडा, बाला, सुता, प्रिया। इन प्रत्यय है लुहारिन, धोबिन। नी प्रत्यय है मोरनी, शेरनी। इया प्रत्यय है बुढ़िया, चूहिया। आई प्रत्यय है लंबाई, चौड़ाई, बुराई। ता प्रत्यय है पशुता, लघुता, सुंदरता, मनुष्यता, मित्रता। त्वा प्रत्यय है देवतत्व, प्रभुतत्व, मनुष्यत्व। पन है बचपन, बालपन, लड़कपन। पा है बुढ़ापा, पुजापा। आहट है चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट। ई प्रत्यय है, इसका प्रयोग हुआ पंजाबी, बंगाली, बेटी, रस्सी, धनी, क्रोधी, लोभी। इन प्रत्यय है कुलीन, रंगीन, ग्रामीण। इक प्रत्यय साप्ताहिक, दैनिक, धार्मिक और मासिक। एक चीज और आप लोग ध्यान से सुन ले, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं तो लेकिन पहले वाले मूल शब्द के पहले वर्ण को भी वे परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं पीछे लगने के बाद भी
मूल शब्द के आगे भी परिवर्तन ला देते हैं। उसके अंतर्गत 3 प्रत्यय आते हैं, एक इक है, य है और अ है। ये प्रत्यय जो है मूल शब्द के में भी परिवर्तन पहले वाले वर्ण में ला देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रत्यय और मूल शब्द को कैसे अलग करते हैं वो भी बताएंगे, और ये तीनों प्रत्ययों का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से आपका प्रत्ययों का, इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग हम लोग कर